नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह प्रोग्राम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है। आज मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आप सभी से प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य पर बात करूंगी। हम ये हर बार समझ रहे हैं और आप सब जानते होंगे कि सामाजिक अनुसंधान में डेटा का बहुत महत्व है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में आज हम बात करेंगे और रिसर्च में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेटा कलेक्शन। डेटा क्या है और कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेटा, तथ्य किसे कहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा जाता है कि तथ्य किसे कहते हैं, प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं तथ्य का अर्थ। क्या है तथ्य? तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में लिखा जा सकता हो, रखा जा सकता हो। अर्थात जब हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा वो तथ्य है, वो सूचनाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, लिखित रूप में देखा जा सकता है, वही डेटा है। जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें फील्ड में जाना पड़ता है या पूर्व में रखी गई सूचनाओं के आधार पर हम अपना रिसर्च कार्य करते हैं। तथ्य वो यथार्थ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए तथ्यों के संकलन का अनुसंधान में बहुत महत्व है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि तथ्य क्या है, डेटा क्या है। वे सूचनाएं जो हमें अनुसंधान में मदद करती हैं और इन सूचनाओं को अलग अलग माध्यम से कलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसके कुछ प्रकार भी हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि तथ्यों के संकलन का हमारे रिसर्च में क्या महत्व है। सबसे पहला, अनुसंधान का आधार। तथ्य अनुसंधान का आधार बनते हैं, हमें दिशा प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम किस तरह से अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएं और क्या डेटा हमें मिल रहे हैं जो कि हमारे अनुसंधान का बेस बनेंगे कि जो प्राकल्पनाएं हमने बनाई है, जिस दिशा में हम अपना रिसर्च करना चाहते हैं, उसको रिजल्ट की ओर किस तरह लेके जाएंगे। तो तथ्य अनुसंधान का आधार बनते हैं। इसका दूसरा महत्व है कार्य कारण संबंध की खोज। सामाजिक अनुसंधान में जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनमें कार्य कारण संबंध होता है। एक तो वे डेटा हमें सूचनाएं देते हैं कि किस तरह से रिसर्च में ये इम्पॉर्टेंट है और उन सूचनाओं के आधार पर ही हम अपने परिणाम तक पहुंचते हैं। तो डेटा कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं। नेक्स्ट है समस्या के निदान में सहायक। डेटा समस्या के निदान में भी सहायक होते हैं। जो समस्या हमने ली है उसका निदान डेटा के आधार पर ही हो सकता है। जैसे कि हम ये समझ रहे हैं कि महिला स्वास्थ्य को किस तरह बढ़ाया जाए या महिला स्वास्थ्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिला शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी नई योजना बनाई जा रही है उसको किस तरह से क्रियान्वित करें तो वह अधिक लाभान्वित होगी। तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको हम डेटा कलेक्ट करके उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो डेटा समस्या के निदान में भी सहायक होते हैं। इसका अगला महत्व है यथार्थ का बोध। डेटा हमें सच का बोध कराते हैं, यथार्थ का बोध कराते हैं कि हमें देखना यह है कि समाज की वास्तविक स्थिति क्या है या जिस फील्ड को हम रिसर्च के लिए चुन रहे हैं वहाँ वास्तविक स्थिति क्या है, यही यथार्थ का बोध है। तो डेटा हमें बताते हैं जैसे मेल फीमेल की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति, वहाँ के और भी जो भी डेवलपमेंट हमें अपने रिसर्च में ढूंढने हैं या प्रयास करने हैं, उनको सभी डेटा के माध्यम से हम यथार्थ स्थिति को देख सकते हैं।
तो डेटा का यथार्थ का बोध कराना एक इम्पॉर्टेंट महत्व के रूप में देखा जा सकता है, प्रमुख महत्व। इसका अगला महत्व है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जब हम दो अलग अलग फील्ड से रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उन दोनों के डेटा के आधार पे हम तुलना कर सकते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट में क्या अंतर है और ये अंतर क्यों है। तो डेटा हमें तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि किस प्रकार से सूचनाओं के आधार पर जैसे दो गांवों की हमें स्टडी करनी है, तो दो गांवों की जो अलग अलग डेटा हमें प्राप्त होंगे वह उनके तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होंगे। नेक्स्ट इसका महत्व है प्रशासन में महत्व। डेटा के आधार पे प्रशासन में भी मदद मिलती है। सूचनाएं जब हमारे पास आ जाती हैं और वो सूचनाएं चूंकि बिल्कुल सत्य होती हैं, तो उन सत्य सूचनाओं के आधार पर ही प्रशासन भी निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है और समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है। तो डेटा प्रशासन में भी महत्व रखते हैं। परिवर्तन के अध्ययन में सहायक। डेटा के आधार पे, तथ्यों के आधार पे परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है। किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, स्वतंत्रता के बाद देश में क्या परिवर्तन आया, इन परिवर्तनों का क्या परिणाम रहा। तो ये सारी सूचनाएं, तथ्य क्या है, सूचनाएं हैं, और ये सारी सूचनाएं हमें परिवर्तन के अध्ययन में भी सहायता प्रदान करती है। इसका नेक्स्ट है नियोजन में आवश्यक। डेटा से नियोजन भी किया जाता है, प्लानिंग भी की जाती है। डेटा प्लानिंग में आवश्यक है जब हमारे पास में डेटा होते हैं कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, इस जनसंख्या की आवश्यकता क्या है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, या सेकेंडरी स्कूल के बाद में बच्चों को कहाँ पढ़ने जाना होता है, ये सारी सूचनाएं जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके आधार पर ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रोड कैसी है, क्या यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई देखभाल करने के लिए डिस्पेंसरी है, डॉक्टर हैं, ये सारी सूचनाएं जब प्राप्त हो जाती हैं उसी के आधार पर हम प्लानिंग करते हैं। तो डेटा के आधार पर नियोजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डेटा हमारे रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा के आधार पर ही प्लानिंग की जाती है, तुलना की जाती है, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और समाज और देश का विकास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तथ्यों के प्रकार। तथ्यों को कई माध्यम से, कई आधारों पर बांटा गया है। गुणात्मक तथ्य, गणनात्मक तथ्य, प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य। मुख्य रूप से आज मैं आपको प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगी। मौलिकता के आधार पर ये डिवीजन किया गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक तथ्य। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक सामग्री सबसे पहले स्तर पर एकत्रित की जाती है तथा इसके संकलन एवं प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर रहता है जिसने मौलिक रूप से उन्हें एकत्र किया है। मैंने आपको बताया कि ये डिवीजन हम मौलिकता के आधार पर कर रहे हैं। तो प्राथमिक सामग्री, प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डेटा वो है जो सबसे पहले स्तर पर एकत्रित की जाती है, मतलब खुद अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर ये सूचना कलेक्ट करता है। इसमें वही अधिकारी जिसने सूचना कलेक्ट की है उन डेटा का अपने रिसर्च में प्रयोग करता है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता और डेटा कलेक्टर जिसने डेटा कलेक्ट किया है वो सेम होता है और इन सूचनाओं को फील्ड में जाकर एकत्रित करता है। ये है प्राथमिक सामग्री, प्राइमरी लेवल पर एकत्रित की जाती है। द्वितीयक तथ्य, ये भी यंग मैडम ने कहा है, श्रीमती पीवी यंग के अनुसार द्वितीयक तथ्य वह है जिससे मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्र किया गया है और जिनका प्रकाशन अधिकारी उनसे अलग है, जिसमें प्रथम स्तर पर सामग्री इकट्ठी करने को नियंत्रित किया था। तो सेकेंडरी डेटा वह है जो कि हमारे पास उपलब्ध है।
जिसकी सूचना किसी और व्यक्ति ने कलेक्ट की है और अनुसंधान में प्रयोग कोई और व्यक्ति कर रहा है। प्राइमरी डेटा वो था जो सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मतलब स्वयं उपस्थित होकर एकत्रित कर रहे थे, लेकिन सेकेंडरी डेटा में सूचनाएं कलेक्ट की हुई हैं, पहले से इकट्ठी हैं, उन सूचनाओं को अपने अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है। अब चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी हम समझ चुके हैं, इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी तथ्य और सेकेंडरी तथ्यों में क्या अंतर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सूचनाएं, प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं, पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, स्वयं अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक तथ्य पहले से इकट्ठी की गई सूचनाएं हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को इकट्ठी नहीं करता, बल्कि एकत्रित सूचनाओं को अपने रिसर्च में प्रयोग करता है। अब जानते हैं हम तथ्यों के स्रोत क्या हैं, तथ्य किस माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं, किस तरह से तथ्यों का कलेक्शन किया जाता है। तो इसके दो स्रोत हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत पीटर एच मान के अनुसार प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलन की गई सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उन्हें एकत्रित किया है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री का मौलिक स्वरूप है। अर्थात प्राथमिक तथ्य वे हैं, प्राथमिक स्रोत वे हैं जिन्हें खुद ने मौलिकता से एकत्रित किया है, स्वयं फील्ड में जाकर एकत्रित किया गया प्राथमिक स्रोत। इसके दो प्रकार हैं, हम दो तरीके से अपनी सूचनाओं को स्वयं एकत्रित कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के बारे में। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत सामान्यतः वे होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता मूर्त घटनाओं को स्वयं अपने सम्मुख घटित होते हुए देखते हैं। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत जो स्वयं सूचनाओं को एकत्रित करना है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, और प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष खुद उपस्थित होकर मूर्त रूप से आप स्वयं यदि वहां उपस्थित हैं तो वो है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। सूचनाएं, क्योंकि बिना सूचनाओं के हम अपना रिसर्च नहीं कर सकते, तो सूचनाएं तो वे माध्यम है, वे आधार हैं जो अनुसंधान को आधार प्रदान करती हैं, अनुसंधान को आगे बढ़ाती हैं। और ये इसके महत्व में भी हम जान चुके हैं कि तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्यों का संकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सामाजिक अनुसंधान सही दिशा में बढ़ सकता है, आगे मार्गदर्शन कर सकता है, दिशा निर्देशन कर सकता है, प्लानिंग में सहायक हो सकता है। तो प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत वह है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनाओं को स्वयं देखता है, उसके सामने वह उपस्थित होता है। इसको दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होता है घटना के घटित होने के समय पर, और वह देखता है कि घटना कैसे घटित हुई। जैसे कि मान लो वह उपस्थित है, वह देख रहा है कि किसी भी समाज में, किसी भी समूह में, किसी भी समुदाय में किस तरह से रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, या फिर व्यक्ति आपस में किस तरह का सामाजिक संबंध रखते हैं। तो वह खुद जाके उस समूह का हिस्सा बन जाता है, और जब वह खुद उस समूह का हिस्सा बनता है तो वह इन घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। अवलोकन के तीन प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में तो अवलोकनकर्ता, अनुसंधानकर्ता उस समूह का हिस्सा ही बन जाता है, उस समूह के साथ ही रहने लगता है और सारी घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। असहभागी अवलोकन में वह उस घटना को बाहर से घटित होते हुए देखता है, उस समूह का पार्ट नहीं बनता। और अर्ध सहभागी में वह कभी कभी जाकर उस समूह का हिस्सा बन जाता है और घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। तो इस प्रकार हमने देखा प्राइमरी स्रोत, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना का हिस्सा बनता है, स्वयं घटना को मूर्त रूप में देखता है और सूचनाओं को कलेक्ट करता है।
इसका अगला प्रकार है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी सूचनाएं सामने उपस्थित होकर प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठी की जाती है। आप उन व्यक्तियों से क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने उस घटना को देखा है। तो साक्षात्कार भी प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता उन व्यक्तियों से सवाल करता है जो कि उस घटना को घटित होते हुए देखे थे या उस समय पे उपस्थित थे। साक्षात्कार को दो भागों में बांटा गया है, साक्षात्कार और अनुसूची। साक्षात्कार इंटरव्यू और अनुसूची प्रश्नों की सूची है जो अनुसंधानकर्ता ने बनाई है और वह साक्षात्कार के समय इनको फिल करता है, उनसे सवाल करता जाता है और उसी समय पे उनको भरता जाता है प्रश्नों की सूची को, तो वह अनुसूची कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवलोकन और साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं मूर्त रूप में उपस्थित होकर सूचनाओं को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाताओं का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके सूचना एकत्रित करता है, स्वयं अपने अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से सूचनाओं को एकत्रित करता है। अप्रत्यक्ष, इसमें वह प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप से सूचनादाताओं से नहीं मिलता, लेकिन सूचनाएं मौलिक होती हैं, सूचनाएं वह स्वयं एकत्रित करता है। तो इसको भी प्रमुख रूप से चार भागों में बांटा गया है, चार प्रकार इसके बताए गए हैं। पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है, अर्थात वह जो भी रिसर्च एरिया ले रहा है उस रिसर्च एरिया में जिनको उसने अपने सूचनादाता के रूप में चुना है, उनके पास में एक प्रश्नों की सूची डाक द्वारा भेजी जाती है और सूचनादाता स्वयं उसे भरकर पुनः डाक द्वारा ही लौटाता है। तो यह प्रश्नावली है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, अर्थात मौलिकता तो इसमें है, अनुसंधान के लिए सूचनाएं तो प्राइमरी लेवल पर ही कलेक्ट की जा रही है, लेकिन अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता प्रत्यक्ष रूप से आपस में नहीं मिल रहे हैं। सेकंड है दूरभाष साक्षात्कार। जब हम अपना अनुसंधान के लिए इंटरव्यू टेलीफोनिक माध्यम से लेते हैं, टेलीफोन के माध्यम से लेते हैं, तो वह कहलाता है दूरभाष साक्षात्कार। कभी कभी हमारे पास में कुछ कंपनीज के कुछ एडवर्टाइजमेंट के भी फ़ोन आते हैं कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्या आप कोलगेट यूज करते हैं, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, ये आप कब से यूज कर रहे हैं। इस तरह का कभी कभी हमारे पास में फ़ोन भी आता है और इस फ़ोन के माध्यम से हमारा इंटरव्यू लिया जाता है और सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट है दलीय पद्धति, पैनल। कभी कभी पैनल बना के भी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपना पैनल बना लेता है कि आप इस तरह से सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे, सूचनाओं को इकट्ठी करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो अपील। रेडियो के माध्यम से भी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सूचनाएं सर्वे किया जाता है कि इस वाले फील्ड में कौन से किसी भी तथ्य का यदि हमें फील्ड सर्वे करना है तो इसमें रेडियो भी एक माध्यम है। इस प्रकार हमने देखा अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों में प्रश्नावली, दूरभाष साक्षात्कार, दलीय पद्धति और रेडियो अपील इसके प्रकार हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। प्राथमिक स्रोत वह है जो मौलिक रूप से अनुसंधान के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें उद्देश्य ही ये रखा गया है कि हमारी रिसर्च बिल्कुल ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो और डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वह हमारे रिसर्च को आधार प्रदान करे, मार्गदर्शन प्रदान करे। प्राथमिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च के लिए। तो इसके गुण हम पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण है विश्वसनीयता। प्राथमिक स्रोतों में विश्वसनीयता पाई जाती है। सूचनाएं जो अनुसंधानकर्ता ने कलेक्ट की है वह विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि वह खुद जाके कलेक्ट करता है या अप्रत्यक्ष माध्यम से कलेक्ट करता है, लेकिन सूचनाएं स्वयं द्वारा एकत्रित किए जाने के कारण वह विश्वसनीय होती हैं। नेक्स्ट है स्वाभाविकता।
प्राथमिक स्रोतों में स्वाभाविकता होती है, नेचुरल, क्योंकि ये पहले से नहीं लिखी गई है या ये इस तरह से बनावटीपन इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता ये जानते हैं कि ये रिसर्च में प्रयोग होएगी। कभी कभी कुछ घटनाओं को लोग बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं और जब कभी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है वास्तव में शायद इस तरह की घटना हुई होगी, लेकिन प्राइमरी सोर्स के समय या तो हम स्वयं घटना को घटित होते हुए देखते हैं या उसी समय हम किसी का इंटरव्यू लेके उन सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, तो इनमें नेचुरल स्वाभाविकता होती है, प्राथमिक स्रोत स्वाभाविक होते हैं। नेक्स्ट है समय एवं धन की बचत। प्राइमरी स्रोत के माध्यम से जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे रिसर्च में समय और धन भी कम लगता है, क्योंकि ना तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ खोजबीन करनी होती है, ना हमें कुछ ज़्यादा लोगों से मिलना होता है। हम खुद जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो यह हमें समय और धन से भी कम खपत में काम करने का मौका प्रदान करता है। इसका अगला गुण है लचीलापन। हम देखते हैं कि कभी कभी सूचनादाता हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो हमें उनको प्रश्न समझाने में, अपनी बात को कहने में लचीलापन रखना पड़ता है। तो प्राइमरी सोर्स में लचीलापन होता है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे बात बिल्कुल समझाने का उसको मौका दिया जाता है, मौका उसको मिलता है। प्रश्नों की भाषा को भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो प्राइमरी सोर्स में लचीलापन होता है। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र। प्राइमरी सोर्सेज का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। अधिक से अधिक सूचनाओं को हम एकत्रित कर सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से। जैसे प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, तो ये डाक द्वारा अधिक बड़े एरिया में हम अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उसको प्रसारित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। रेडियो अपील के माध्यम से भी हम सूचनाएं लंबे क्षेत्र में ले सकते हैं। इसका अगला गुण है आंतरिक एवं गुप्त सूचनाओं का संकलन। प्राइमरी सोर्स के माध्यम से आंतरिक और गुप्त सूचनाओं को भी संकलित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें या तो हम खुद देख रहे हैं, यदि हम खुद देख रहे हैं तो हमें आंतरिक सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं, और प्रश्नावली के माध्यम से भी जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो व्यक्ति जब उसके सामने नहीं होता तो कुछ गुप्त सूचनाएं भी लिखकर भेज सकता है, क्योंकि इसमें उसका नाम जाहिर नहीं हो रहा। तो प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से आंतरिक और गुप्त सूचनाओं का भी संकलन किया जा सकता है। प्राइमरी सोर्स रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें लचीलेपन, विश्वसनीयता, स्वाभाविकता और गुप्त सूचनाओं के संकलन का गुण पाया जाता है। इसमें व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, सूचनाओं को व्यापक क्षेत्र में कलेक्ट किया जा सकता है। गुणों की बात की है तो जरूर दोषों की बात भी करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं प्राथमिक स्रोतों के दोष। प्राथमिक स्रोतों के दोष में जो महत्वपूर्ण बात है, जो पहला पॉइंट है, वह है पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव की संभावना। प्राइमरी सोर्स में पक्षपात और मिथ्या झुकाव की संभावना रहती है। अवलोकनकर्ता या अनुसंधानकर्ता जब रिसर्च करता है तो वह अपने जो सूचनादाता है उनसे थोड़ा सा जुड़ जाता है, और जब उसका जुड़ाव हो जाता है तो थोड़ा पक्षपात आने की संभावना इसके अंतर्गत रहती है। वह देखता है कि सूचनाओं, क्योंकि सूचना वह खुद कलेक्ट कर रहा है, खुद रिसर्च कर रहा है, तो इससे उसके अंदर जो उसके सूचनादाता है यदि उनसे अटैचमेंट है तो कुछ वह छोटी छोटी फेरबदल अपनी सूचनाओं में कर लेता है। तो प्राइमरी सोर्स में पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इसका दोष है वस्तुनिष्ठता में कमी। प्राइमरी सोर्स में वस्तुनिष्ठता में कमी आती है, क्योंकि जैसे पहले हमने पढ़ा कि अनुसंधानकर्ता अपने फील्ड में जाकर उन लोगों के साथ थोड़ा अटैच हो जाता है, तो जो सूचनाएं जैसे दी गई हैं उसको वैसे की वैसे वर्णन नहीं करता, बल्कि कुछ अपने विचार, कुछ अपने झुकाव के विचार उसमें डाल देता है, जिससे थोड़ी वस्तुनिष्ठता में कमी हो जाती है। इसका अगला पॉइंट है तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा।
सूचनादाता जब सूचनाएं कलेक्ट करता है तो तथ्यों की स्वाभाविकता में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है कि जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा था उस समय पे, किस तरह ये घटना हुई, किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ, क्या उनमें आपस में लड़ाई हुई, उनको हॉस्पिटल कौन लेके गया। तो हर व्यक्ति अपनी बात को अपने तरीके से कहता है और अपने तरीके से लिखता है। तो इस तरह से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो सूचनादाता भी अपनी बात को अपने शब्दों में कहेगा और अनुसंधानकर्ता भी अपनी बात को अपने शब्दों में लिखेगा। तो कभी कभी तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा दोष मुझे लगता है वह है अतीत की घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं। प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से हम अतीत में घटी हुई घटनाओं को देख नहीं सकते, मूर्त रूप से वहां उपस्थित नहीं हो सकते। तो प्राइमरी सोर्स में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी प्राइमरी सोर्सेज हैं उनमें हम अतीत घटनाओं को अध्ययन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका दोष है अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव। जो अनुसंधान करता है उसका ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसको बताया नहीं जाता कि किस तरह से सूचनाओं को कलेक्ट करना है और इन सूचनाओं का क्या इम्पोर्टेंस है। और आप जितनी विश्वसनीयता से सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे उतनी ही विश्वसनीयता से, उतनी तटस्थता से हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और ये निष्कर्ष हमें बहुत मदद करेगा समाज के विकास में। तो अनुसंधानकर्ता को ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिए। उनके ट्रेनिंग के अभाव में भी हमें प्राइमरी सोर्स में कुछ फेरबदल और स्वाभाविकता में कमी को देखा जा सकता है। तो आज हमने इस प्रकार देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इन डेटा कलेक्शन में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है जिससे इसके दोषों को कम किया जा सके और इसके गुणों को वृद्धि की जा सके। सामाजिक अनुसंधान में प्राइमरी डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्राइमरी डेटा वो माध्यम है, वह सूचनाएं हैं जो हमारे अनुसंधान को आधार प्रदान करती है, हमारे समाज के विकास में मौलिक भूमिका अदा करती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रियल डेटा कलेक्ट करेंगे, वास्तविक डेटा कलेक्ट करेंगे, उतना ही सटीक हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और सटीक निष्कर्ष से बनाई गई योजनाएं जरूर सफल होती हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे गार्गी पुरस्कार, स्कॉलरशिप और मिड डे मील योजना, जिससे हमने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया और शिक्षा के स्तर के आगे बढ़ने से ये सूचनाएं जो हमें प्राप्त हो रही हैं कि वास्तव में महिला शिक्षा बढ़ी है और समाज में विकास हुआ है, इन सब के परिणाम से हमारे देश में बहुत अच्छे परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये अनुसंधानकर्ता को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं जो वह कलेक्ट कर रहा है वह रियल हों और इन प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसी आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो आप सभी इन तथ्यों को समझें, सूचनाओं को समझें और अपने अध्ययन में प्रयोग करें, रिसर्च में प्रयोग करें। थैंक यू सो मच।